आदाब नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे नए सेगमेंट में। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम, जहां हम देश और दुनिया की 12 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस सेगमेंट का मकसद यह है कि आपसे कोई भी अहम खबर छूट ना जाए। तो आइए नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक पार्टी की जो हमेशा अपनी तरकीबों से जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने में माहिर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। यह पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन हकीकत में इसके फैसले अक्सर देश को बांटने और नफरत फैलाने वाले साबित होते हैं। महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है और किसानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के बजाय बीजेपी हमेशा धर्म और जाति की सियासत को हवा देती आई है। क्या आपको याद है कि सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था? लेकिन आज हकीकत यह है कि सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों का विकास हुआ। अडानी अंबानी की जेबें भरने के लिए जो कानून बनाए गए, उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग की रीढ़ तोड़कर रख दी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसा हमला थे जिनका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। छोटे व्यापारी और मजदूर तबाह हो गए और सबसे बड़ा सवाल, विकास आखिर कहां है? जो पुल बनते हैं वो गिर जाते हैं। जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था वो अब तक अधूरा है। बीजेपी की नीतियां सिर्फ एक मकसद को पूरा करती हैं, चुनावी फायदे। लोगों को असली मुद्दे दब जाते हैं अगर मीडिया के सिर्फ धार्मिक विवाद और झूठे राष्ट्रवाद की कहानियां परोसी जाती है, जहां सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। सादगी के कई अनसुने किस्से सामने आ रहे, जहां उनकी सादगी की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 92 साल के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरु शरण में कई ऐसे अनसुने किस्से का जिक्र किया है जो उनके पिता की ईमानदारी और सादगी को बयान करता है। दमन ने बताया कि उनके पिता किसी भी सदस्य सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। पिता को अंडा उबालना, टीवी ऑन करना नहीं आता था। दमन ने अपनी किताब में लिखा कि उनके पिता को ना तो अंडा उबालना आता था और ना ही टेलीविजन ऑन करना आता था। इतना ही नहीं, सरकारी गाड़ी पर बैठने का भी कभी मौका नहीं मिला। अगर परिवार को कहीं जाना होता तो मनमोहन सिंह हमें सरकारी गाड़ी में बैठने नहीं देते थे, भले ही वे जगह उनके रास्ते में क्यों ना हो। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर टीम इंडिया का काली पट्टी बांधकर खिराजे अकीदत। मेलबर्न के मैदान पर खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान चौथे मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने काली पट्टी बांधकर अपने खेल का आगाज किया। ये खिराजे अकीदत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए थी, जिनका 26 दिसंबर की रात 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। महान माशी माहिर और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा मुल्क गमगीन है। इसी गम का इजहार करते हुए टीम इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरने का फैसला किया। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनाडाई कॉलेजों और भारतीय संस्थाओं का इंसानी तस्करी नेटवर्क बेनकाब। ईडी का बड़ा खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ने इंसानी तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि 262 कनाडाई कॉलेजों ने कथित तौर पर 2 भारतीय संस्थाओं के साथ गैर कानूनी नेटवर्क में साझेदारी की थी। ईडी की जांच में यह सामने आया कि इनमें से करीब 112 कॉलेजों ने एक संस्था के साथ, 150 से ज्यादा कॉलेजों ने दूसरी संस्था के साथ समझौता किया। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि गुजरात में लगभग 1700 एजेंट और साझेदार इस नेटवर्क में शामिल हैं, जबकि पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3500 एजेंट और साझेदार पाए गए हैं, जिनमें से करीब 800 एजेंट सक्रिय हैं। यह सनसनीखेज खुलासा डीसीबी क्राइम ब्रांच अहमदाबाद द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर हुआ है, जिनमें भावेश पटेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब गुजरात के डिकुंजा गांव के 4 भारतीय नागरिकों का परिवार 19 जनवरी 2022 को कनाडा में अमेरिका सीमा पर मौत का शिकार हुआ। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंगलोर में भाजपा विधायक पर अंडा फेंकने का वाकया सामने आया। बेंगलुरु में बुधवार को भाजपा विधायक एन मुनिरतन नायडू पर अज्ञात बदमाशों ने अंडा फेंककर हमला किया। विधायक ने इस वाकया के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को जिम्मेदार ठहराया। यह घटना उस वक्त हुई है जब मुनिरतन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आयोजित प्रोग्राम में लक्ष्मी देवी नगर पहुंचे थे। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें मुनिरतन पुलिस और सुरक्षा स्टाफ के साथ प्रोग्राम के बाद अपनी कार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बदमाशों ने अंडे फेंककर हमला किया और फौरन मौके से फरार हो गए। सुरक्षा स्टाफ और पुलिस ने अलर्ट होकर उन्हें कार तक सुरक्षित पहुंचाया। विधायक मुनिरतन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमला उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उनके भाई और पूर्व कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने करवाया है। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया गया क्योंकि वे स्थानीय कांग्रेस नेता कुसुमा को मेरे हलके का विधायक बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक के वाहन पर पत्थर फेंके जाने की भी खबर है। इस घटना ने इलाके की सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रिसमस डे के मौके पर जोमैटो अपने डिलीवरी राइडर्स को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा पहनाकर लोगों को तोहफे के तौर पर खाना पहुंचाने का नया आइडिया पेश किया। हालांकि मध्य प्रदेश के इंदौर में इस पहल को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया जब एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनने पर जलील किया गया और मजबूरन अपना लिबास उतारना पड़ा। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरे के पीछे एक शख्स जो कथित तौर पर हिंदू जागरण मंच का सदस्य बताया जा रहा है, डिलीवरी बॉय से सवाल कर रहा है कि उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेस क्यों पहनी है। डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया कि यह कंपनी की पॉलिसी है और सभी राइडर्स को इसी तरह तैयार होने को कहा गया है। वीडियो में यह शख्स कहता सुनाई देता है कि दीपावली पर राम का रूप धारण करते हो क्यों नहीं डिलीवरी करते? ज्यादातर ऑर्डर तो हिंदू ही करते होंगे, कभी भगवा पहनकर उनके ऑर्डर पहुंचाएं। इसके बाद उसने डिलीवरी बॉय को सेंटा क्लॉज की टोपी और लाल शर्ट और लोअर उतारने के लिए मजबूर किया। डिलीवरी बॉय ने यह बात बताते हुए सफाई दी कि जोमैटो की यह पॉलिसी है और ऐसा ना करने पर उसकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, जिससे वह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे लिबास उतारने पर मजबूर कर दिया। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन पर हंगामा। बिहार की राजनीति पटना में गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आयोजित मैं अटल रहूंगा प्रोग्राम के दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह प्रोग्राम भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में लोक गायिका देवी ने महात्मा गांधी का प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पेश किया, लेकिन इस भजन के बाद कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद लोक गायिका देवी को माफी मांगने पर मजबूर किया गया। हंगामे के बीच लगाए गए जय श्री राम के नारे। विवाद के दौरान लोक गायिका ने भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाकर माहौल शांत करने की कोशिश की। वहीं दर्शकों में बैठे लोगों ने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। कुछ हद तक थम गया। भजन पर विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे सद्भावना के संदेशों वाले भजन पर हुए इस विवाद की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। यह घटना धार्मिक असहिष्णुता और महात्मा गांधी की शिक्षाओं को लेकर समाज में हो रही बहस का आईना भी पेश करती है। पर नफरतकारियों को अल्लाह के नाम से चिढ़ थी तो यह पूरा प्रपंच रच दिया गया। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए शादी समारोह में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिछले महीने आयोजित कार्यक्रम में 20 से ज्यादा बेटियों की शादियां बिना दूल्हे के करा दी गईं। एक शिकायतकर्ता ने समाज कल्याण मंत्री को IGRS के जरिए शिकायत भेजते हुए बताया कि 10-10 हजार की रिश्वत लेकर बिना दुल्हों के ही शादियां कराई गईं और लड़कियों को शादी के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। मामला सामने आने के बाद DM मधुसूदन हुल्गी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया। सिराथू तहसील के मिठीपुरा सायरा स्थित बाबू सिंह डिग्री कॉलेज में 23 नवंबर को इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें 200 से अधिक बेटियों की शादी कराई गई थी। समारोह में कड़ा ब्लॉक और सिराथू ब्लॉक के गांवों से वर वधू शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य, राज्य महिला आयोग की सदस्यता प्रतिभा कुशवाहा, सिराथू ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश मौर्य और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए और उन्हीं की आंख और नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया, जहां बेटियों की जिंदगी के साथ में ही खिलवाड़ करने से बाज नहीं आया। क्या किस तरीके की तस्वीरें लगातार देश में सामने आ रही हैं, पर ये तमाम मुद्दे गोदी मीडिया से गायब दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति बैठक में भारत के गलत नक्शे पर सियासी बवाल। कर्नाटक के बेलगावी में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजन से पहले ही विवादों में घिर गई है। वजह है कि कार्यक्रम के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर जिनमें भारत का गलत नक्शा दर्शाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन बैनरों में भारत के नक्शे से पाकिस्तान, कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। भाजपा ने इसे भारत की संप्रभुता का मजाक करार दिया और कांग्रेस का पर वोट बैंक तुष्टीकरण की सियासत करने का इल्जाम लगाया। कर्नाटक भाजपा ने इन पोस्टर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि कर्नाटक कांग्रेस ने भारत की संप्रभुता का तहस्सुब किया है। बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का गलत नक्शा पेश किया गया है। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यह सब महज वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। यह बेहद शर्मनाक है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरजेडी के 12 नेता एनडीए के संपर्क में हैं। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी जितन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के करीब 12 नेता एनडीए के संपर्क में हैं और जल्द ही गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं और एनडीए के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात करते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए मांझी ने कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेबुनियाद बयानबाजी करते रहते हैं। मांझी ने तेजस्वी को जनाधार विहीन बताते हुए कहा कि कोई भविष्यवक्ता नहीं है और उनकी बयानबाजी का जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। मांझी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। आरजेडी नेताओं का एनडीए के संपर्क में होने का दावा विपक्ष के लिए सियासी चुनौती बन सकता है। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया आती है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुरुग्राम में जम्मू की धड़कन आरजे सिमरन सिंह का निधन। दिल्ली में सटे गुरुग्राम के सेक्टर 47 में मशहूर आरजे सिमरन सिंह ने फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस को उनका शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ है। सिमरन जम्मू कश्मीर की जानी मानी फ्रीलांस रेडियो जॉकी थी और सोशल मीडिया पर उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 7 लाख फॉलोवर्स हैं। पुलिस ने शव को उनके परिवार को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू की धड़कन अब खामोश। सिमरन का परिवार जम्मू का रहने वाला है और जहां उन्हें जम्मू की धड़कन कहा जाता था, सोशल मीडिया पर अब सिमरन की काफी एक्टिविटी देखी जा रही थी। अपनी तस्वीर और वीडियोस लगभग शेयर करती रहती थी। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बड़ा इल्जाम।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा एक नए विवाद में फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी ने उन पर वोटर्स को लुभाने के लिए रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की शिकायत की है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनके पिता 20 साल पहले संस्थाएं राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान के नाम से बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमने इन संस्थाओं के तहत जरूरतमंदों को मदद दी। 400 से ज्यादा गरीब मुस्लिम महिलाओं के निकाह करवाए हैं। अगर हमने इन गरीब महिलाओं को मदद दी है तो इसमें गलत क्या है? प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उन्होंने एनजीओ के जरिए गरीब महिलाओं की मदद की है और यह पैसा दान के माध्यम से आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर महिलाओं का दर्द सुनकर मैंने पैसे दिए तो इससे किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या इससे मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? और ये वही प्रवेश वर्मा है दोस्तों जो दिल्ली की सड़कों पर संसद चुनाव के दौरान पर शपथ दिला रहे थे मुसलमानों के बहिष्कार का। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी एनसीपी इस मुद्दे पर सॉफ्ट रुख अपना रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और बागमती से सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम पर आरोप लगाने को बिना सबूत के गलत करार दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा मामला बहुत परेशान करने वाला है। यह समझने की जरूरत है कि क्या इसमें कोई तकनीकी समस्या है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। जब तक हमारे पास ठोस टेक्निकल सबूत नहीं आते तब तक ईवीएम पर आरोप लगाना सही नहीं है। सुप्रिया सुले ने अपने बयान में जिक्र किया है कि वे खुद 4 बार ईवीएम के जरिए चुनाव जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस सवाल उठाते हैं तो हमें तकनीकी तौर पर मजबूत सबूत पेश करने होंगे। सिर्फ इल्जाम लगाने से सच्चाई नहीं बदलेगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें देश दुनिया की। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।